हमारा जो ये वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको दबाएं। अब देखिए लेखा शास्त्र, आज का अपना जो टॉपिक है वो होगा लेखा शास्त्र के बारे में कि लेखा शास्त्र वास्तव में क्या है। लेखा शास्त्र है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अकाउंटेंसी। इसके अर्थ के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि लेखा शास्त्र है वो एक क्षेत्र विशेष की लिखने की जो क्रिया है उसको शामिल करता है। यानी लेखा शास्त्र में एक क्षेत्र को शामिल किया जाता है और उसका क्षेत्र तब पूर्ण माना जाता है जब उसके साथ पुस्तक पालन और लेखांकन नाम की दो क्रियाएं और शामिल होती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि बिना पुस्तक पालन और लेखांकन के लेखा शास्त्र का अधिक महत्व नहीं है। लेखा शास्त्र तभी परिपूर्ण माना जाएगा जब पुस्तक पालन और लेखांकन है वो सही प्रकार से अपना कार्य करेंगे। तो इसका जो अर्थ है इस प्रकार से है, ये एक क्षेत्र विशेष से कि लिखने की क्रिया को शामिल करता है। लेखा शास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले लेखांकन को समझना जरूरी होता है और लेखांकन के लिए समझने के लिए अति आवश्यकता होती है किसकी? पुस्तक पालन की। तो देखते हैं पहली कड़ी लेखा शास्त्र को समझने के लिए। तो पुस्तक पालन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बुक कीपिंग, यानी पुस्तकें रखना या एक निश्चित स्थान पर पुस्तकों को सजावट के अंतर्गत तैयार करना, जिसका अर्थ है वित्तीय या आर्थिक गतिविधियों को या लेखों को दर्ज करने के लिए जो पुस्तकें रखी जाती हैं उसे पुस्तक पालन कहा जाता है। यानी पुस्तक पालन के अंतर्गत विशेष प्रकार की पुस्तकें या बहियां रखी जाती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक या धन से संबंधित गतिविधियों को लिखा जाता है। धन के अलावा जो अन्य कोई भी लेखा होगा उसको वहां दर्ज नहीं किया जाता है। इसकी एक परिभाषा है, मशहूर लेखा शास्त्री हैं J.R. बॉटलिगोर, उन्होंने दी है कि पुस्तक पालन में वित्तीय लेन देनों का लेखा करने की एक कला है। यानी पुस्तक पालन में किस प्रकार के लेखे होंगे? सिर्फ और सिर्फ वित्तीय लेन देनों का, और ये एक लेखा करने की तकनीक या कला के रूप में प्रदर्शित की जाती है। जब लेखा शास्त्र के अंतर्गत पुस्तक पालन का कार्य समाप्त हो जाता है तब वहीं से लेखांकन का कार्य शुरू हो जाता है। यानी जहां पुस्तक पालन समाप्त होता है वहीं से लेखांकन शुरू हो जाता है। और लेखांकन का जो अर्थ है वो है कि वित्तीय लेन देनों को वैज्ञानिक विधि से एक निश्चित स्थान पर लिखने की जो कला है वो क्या कहलाती है? लेखांकन कहलाती है। तो यहाँ मूलभूत जो दो क्रिया हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो वित्तीय लेन देन है और दूसरा है वैज्ञानिक विधि। यानी वित्तीय लेन देन धन से संबंधित जो लेखे हैं सिर्फ उन्हीं को कौन सी विधि के अंतर्गत? वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो लिखा जाता है वह लेखांकन है। तो शायद पुस्तक पालन और लेखांकन है, इन दोनों का जो अर्थ है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों का अर्थ आप लोगों के समझ में आ गया तो इसका मतलब लेखा शास्त्र है उसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया। और लेखा शास्त्र के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी मानी जाती है? लेखांकन की। तो अब बात करते हैं अपने
कि लेखांकन है वो कला है या विज्ञान, या लेखांकन कला व विज्ञान के रूप में। तो अभी लेखांकन के बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि लेखांकन किस प्रकार से कार्य में अपने आता है। तो लेखांकन कला व विज्ञान के रूप में सबसे पहले देखते हैं कि लेखांकन कला के रूप में। एक चीज मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी जो क्षेत्र होता है, चाहे वो पुस्तक पालन हो, लेखांकन हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो गणित हो, चाहे भौतिकी हो, चाहे सांख्यिकी हो, सभी का जो संबंध होता है वो मुख्यतः कला, विज्ञान और वाणिज्य, ये एक दूसरे के सभी पूरक क्रियाएं हैं। तो इनका जो संबंध है वो आपस में रहता ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि कला से संबंधित जो भी फैक्टर होते हैं उनमें विज्ञान और वाणिज्य का तत्व है वो पाया जाता है। वाणिज्य का अगर कोई क्षेत्र है तो उसमें कला और विज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो समाहित होते हैं। अगर बात करते हैं अपन साइंस की तो उसमें कला और वाणिज्य का कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी स्वरूप में समावेश होता है। तो लेखांकन है वो कला भी है और विज्ञान भी है। तो कला है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कला कैसे है। तो लिख रहा हूं मैं इस प्रकार से, इसका अर्थ है कि लेखांकन में लेखे करते समय प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग स्वरूप में अपनी योग्यता व क्षमता का प्रदर्शन करता है, जिससे इसको कला कहा जाता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी भी स्वरूप में कोई भी लेखा कार्य करता है, या मान लेते हैं लेखा कार्य के अलावा कोई कार्य करता है, तो सभी कार्य करने की प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग अलग होती है और उसकी जो लिखने की शैली है या कार्य करने की शैली है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए हर कार्य में कला निहित होती है। प्रत्येक व्यक्ति है वो अलग अलग स्वरूप में लेखा कार्य करता है और उसमें उसकी कुशलता है वो प्रदर्शित होती है। इसलिए लेखांकन है वो कला के रूप में मानी जाती है। दूसरा आता है लेखांकन विज्ञान के रूप में। लेखांकन विज्ञान के रूप में, तो इसके अंतर्गत लेखांकन के अंतर्गत
लेखे करते समय क्रमबद्धता व शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जब भी लेखा कार्य किया जाता है तो उसमें क्रमबद्धता, यानी जो भी लेखा किया जा रहा है वो क्रमशः किया जाएगा, यानी एक के बाद एक लेखा लिखा जाएगा। एक साथ सभी लेखों का हम लेखा नहीं कर सकते, और प्रत्येक जो लेखा है उसको पूर्ण शुद्धता के साथ दर्शाया जाता है। और ये दोनों चीजें यानी क्रमबद्धता और शुद्धता, ये दोनों विज्ञान से परिपूर्ण चीजें हैं। इनमें विज्ञान का स्वरूप पाया जाता है। इसका मतलब है लेखांकन विज्ञान के रूप में मानी जा सकती है। तो लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि लेखांकन कला है अथवा विज्ञान, तो हमारा उत्तर ये होगा कि लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। लेखांकन के प्रकार या क्षेत्र। पहला आता है इकहरा लेखा पद्धति। दूसरा आता है महाजनी बही खाता पद्धति। और तीसरा आता है दोहरा लेखा प्रणाली। मूलतः लेखांकन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है इकहरा लेखा पद्धति, दूसरा है महाजनी बही खाता पद्धति और तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली। तो सभी की हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं हम। पहला टॉपिक आता है अपना इकहरा लेखा पद्धति। इकहरा लेखा पद्धति। इकहरा लेखा जो पद्धति है उसमें क्या होता है कि जो भी हम लेखे करते हैं वो अपूर्ण माने जाते हैं और उसमें क्रमबद्धता है उसका भी अभाव पाया जाता है। और जहां तक संभव हो तलपट का योग नहीं मिल सकता, यानी इसमें शुद्धता की कमी पाई जाती है। जहां शुद्धता की गारंटी हो वहां तलपट का योग भी मिलता है। तो इकहरा लेखा जो प्रणाली है वो अपूर्ण लेखा विधि के अंतर्गत मानी जाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इकहरा लेखा प्रणाली अपूर्ण लेखा प्रणाली है। इसका उपयोग छोटे व्यापारी करते हैं। इसमें
शुद्धता बहुत ही कम पाई जाती है। इसमें तलपट आदि का योग भी नहीं मिलाया जाता। तो इकहरा लेखा पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि इकहरा लेखा पद्धति है वो एक पूर्ण रेखा विधि के अंतर्गत आती है। इसमें जो लेखे होते हैं वो परिपूर्ण नहीं होते हैं बल्कि आधे अधूरे होते हैं। इसका उपयोग बहुत ही जो छोटे व्यापारी होते हैं, गली मोहल्ले या नुक्कड़ पर जो दुकानें होती हैं, ऐसे व्यापारी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें शुद्धता है वो बहुत ही कम पाई जाती है और इसमें तलपट आदि का जो योग है वो नहीं मिलाया जाता है। कारण यह है कि इसमें तलपट का योग मिलता नहीं है क्योंकि इसमें गणितीय जो शुद्धताएं हैं उनकी कमी पाई जाती है और लेके वो आधे अधूरे होते हैं इसलिए योग नहीं मिल पाता है। दूसरा आता अपना महाजनी बही खाता पद्धति। महाजनी बही खाता पद्धति, महाजनी जो बही खाता पद्धति है ये विश्व की सबसे प्राचीन बही खाता पद्धति है और इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो कहां से माना जाता है? अपने भारत देश से माना जाता है। और ये पूर्णतया क्या है? जो दोहरा लेखा प्रणाली है वर्तमान में पूरे विश्व में जिस पद्धति के आधार पर कार्य होता है उस स्वरूप पर चलने वाली पद्धति है वो महाजनी बही खाता पद्धति कहलाती है। और वो जो महाजनी बही खाता पद्धति है जिस आधार पर कार्य करती है वो है दोहरा लेखा प्रणाली या दोहरा लेखा पद्धति। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, लिखते हैं। महाजनी बही खाता पद्धति भारत की देन है, अर्थात सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? भारत से मानी जाती है। यह विश्व की सबसे प्राचीन बही खाता पद्धति मानी जाती है। इसमें लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर किए जाते हैं। यह वैज्ञानिक विधि कहलाती है। इसका प्रयोग लगभग छोटे व बड़े सभी व्यापारी करते हैं। इसके लेखे एक लाल रंग की बही में किए जाते हैं। तो ये है अपनी महाजनी बही खाता पद्धति। यानी महाजनी बही खाता पद्धति वो भारत की देन है। यानी सर्वप्रथम
महाजनी बहीखाता पद्धति है वो कहां से शुरू हुई थी? भारत से। ये विश्व की सबसे प्राचीन बहीखाता पद्धति मानी जाती है, यानी पूरे विश्व में सबसे पहले जिस बहीखाता पद्धति का चलन हुआ था वो है भारतीय महाजनी बहीखाता पद्धति। इसमें जो लेखे होते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर की जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब ये है कि इसमें जो लेखे किए जाते हैं वो पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होते हैं। इसमें जो गलतियां हैं उनकी गुंजाइश न के बराबर होती है। ये वैज्ञानिक विधि कहलाती है। इसका प्रयोग लगभग छोटे और बड़े सभी व्यापारी करते हैं। इसका जो प्रयोग है वो छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारी करते हैं। और इसके जो लेखे हैं वो एक लाल रंग की बही होती है, उसमें क्या करते हैं, शायद ये लाल रंग की बही है प्रत्येक दुकान में, और मेरे हिसाब से अपने प्रत्येक घर में भी अपने को देखने को मिलती है। उस पर एक लाल धागा होता है जो लपेटा जाता है, और उसके अंतर्गत जब भी कोई लेखा कार्य करते हैं अपने कोई शादी होती है या कोई अन्य फंक्शन होता है, उस समय उसमें अपना मिति होती है, तिथि होती है, श्री गणेशाय नमः वगैरह लिख करके, और उसके बाद में अपने स्वास्थ्य का चिन्ह उसमें डालते हैं और उसके बाद में लेखा कार्य करते हैं। तो ये है महाजनी बहीखाता पद्धति। इसका अलग से हम पूरा जो लेखा है वो आगे अन्य वीडियो जो बनाएंगे उसमें पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला आता है अपना दोहरा लेखा प्रणाली। तीसरा जो टॉपिक आता है अपना वो आता है दोहरा लेखा प्रणाली का। तो अभी हमने लेखांकन के प्रकार पढ़े हैं। उसमें पहला हमने केरा लेखा प्रणाली पढ़ी थी, उसके बाद में महाजनी बहीखाता पद्धति पढ़ी थी, और अब तीसरा और अंतिम जो प्रकार है वो आता है दोहरा लेखा प्रणाली। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हमें डबल एंट्री सिस्टम, यानी प्रत्येक जो लेखा है उसके दो पक्ष होंगे। दोहरा लेखा, दो जगह उसका लेखा किया जाएगा। दोहरा लेखा जो प्रणाली है ये वर्तमान समय में पूरे विश्व में काम में ली जाती है। वर्तमान में इसी का उपयोग होता है, और इसकी जो शुरुआत है वो 1494 ईस्वी अर्थात 15वीं सदी से मानी जाती है, और रोम से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रादुर्भाव 1494 ईस्वी में रोम से हुआ। एक प्रबंध शास्त्री लुकास पेशियोली, जिसने एक पुस्तक द कंपेसेट स्क्रिप्चर्स
लिखी थी उसी के आधार पर इस दोहरा लेखा प्रणाली का विकास या जन्म माना जाता है। यानी 1494 ईस्वी में इसका प्रादुर्भाव रोम से वो माना जाता है। एक प्रबंध शास्त्री लुकास पेशियोली नाम का था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द कंपेस एट स्क्रिप्चर्स। उसी के आधार पर इस दोहरा लेखा प्रणाली है इसका विकास या जन्म माना जाता है। इसकी जो खास बात होती है वो ये है कि इसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। एक नाम पक्ष होता है जिसको डेबिट कहा जाता है, और दूसरा जमा पक्ष होता है जिसको क्रेडिट कहा जाता है। शॉर्ट में जो डेबिट है उसको चलन की दृष्टि से डीआर कहा जाता है, और क्रेडिट को चलन की दृष्टि से सीआर कहा जाता है। और दोनों पक्ष हैं उनका योग हमेशा बराबर होता है। दो पक्ष होने के कारण ही इसका नाम दोहरा लेखा प्रणाली या दो पक्षीय प्रणाली नाम पड़ा। इसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं। एक नाम पक्ष जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेबिट, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको डीआर। वह दूसरा जमा पक्ष अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्रेडिट, और शॉर्ट में बोलते हैं सीआर। इसीलिए इसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा। और अब दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही वर्तमान में हम सभी प्रकार के लेखे करते हैं। इसलिए अपने इस पुस्तक में जो दोहरा लेखा प्रणाली है ये अपने बहुत ही काम आएगी। यानी हम इसी का उपयोग करेंगे। संपूर्ण जो भी गतिविधियां अपने इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत होंगी वो इस दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत ही चलेंगी। तो दोहरा लेखा प्रणाली को काम में लेने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं जिनको हमें सीखना जरूरी होता है, और उन नियमों की जानकारी हमें लेना अति आवश्यक है। तो देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनके आधार पर लेखे किए जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के नियम, या ये भी कह सकते हैं कि खातों के नियम, जो खाते तैयार किए जाते हैं उनसे संबंधित नियम। प्रत्येक जो खाता है उसके लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों की जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। उन नियमों के आधार पर ही पूरे लेखे किए जाएंगे। बिना नियमों के कुछ भी कार्य है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखो एक नई चीज हो रही है अपने पास, खाता। क्या है? खाता। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं खाता जो शब्द है उसके बारे में। खाता अंग्रेजी में बोलते हैं अकाउंट। खाता क्या होता है? खाता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष, चाहे वो प्राकृतिक व्यक्ति हो चाहे वो कृत्रिम व्यक्ति हो, बैंक
या कोई व्यवसाय का नाम या कोई कंपनी, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संस्था होती है, उसका जो नाम शीर्ष होता है उसको क्या कहा जाएगा? खाता कहा जाएगा। और ये जो खाते हैं उनके नियम हैं वो अभी हमें पढ़ेंगे दोहरा लेखा बनाने के नियमों के अंतर्गत। तो इनका जो पहला नियम आता है वो इस प्रकार से है, व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता? व्यक्तिगत खाता। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल अकाउंट। ये मैंने अकाउंट जो शब्द है अभी बताया था पूरा, उसका शॉर्ट रूप है। दूसरा जो खाता हम पढ़ेंगे वो है वस्तुगत या वास्तविक खाता। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल अकाउंट। और तीसरा और अंतिम जो नियम है खातों का वो है टॉपिक